जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से पॉलिटी के एक और वीडियो डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि एग्जाम पास आ रहे हैं, सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करो, ठीक है। इसी के साथ ये है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो ऑप्शंस पहले ध्यान से देखिए। इसमें एक ऑप्शन दिया गया साइमन कमीशन का, फिर एक है राजा जी फॉर्मूला, एक है कैबिनेट मिशन प्लान और एक है वेवल प्लान। अब हम चलते हैं निगलेक्टिंग द ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता बेसिकली। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं साइमन कमीशन जो कि 1927 में अपॉइंट किया गया था, साइमन कमीशन जिसको क्या काम दिया गया था, टू रिव्यू, इसको रिव्यू करना था किस चीज को भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। तो इसके साथ तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कोई बातचीत नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, राजा जी फॉर्मूला। तो ये अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसके अंदर किस बारे में बात की गई थी, सी राजगोपालाचारी ने जो फॉर्मूला दिया था, ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए दिया था। जो इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट उस समय चल रहा था 1944 के अराउंड, तब इन्होंने ये राजा जी फॉर्मूला दिया था बेसिकली। फिर उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। अब हम सभी जानते हैं कि 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया था, जिसके अंदर 3 ब्रिटिश मेंबर्स थे बेसिकली, और इन लोगों ने भारत की संविधान सभा के बारे में बात की थी कि भारत की संविधान सभा कैसे चुनी जाएगी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे चुनी जाएगी। फेब 1946 में ये अनाउंस हुआ था। मार्च 1946 में इन्होंने एक ड्राफ्ट प्लान अनाउंस कर दिया था बेसिकली कि किस तरीके से भारत की संविधान सभा को चुना जाएगा, ठीक है। तो आंसर तो हमें पता लगी गया, इस क्वेश्चन का आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान। ये जो वेवल प्लान है, ये मैं फिर से बता दूं, वेवल जो है वो लॉर्ड वेवल वाइसरॉय थे भारत के, और ये भी इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के लिए इन्होंने बातचीत की थी दोनों पॉलिटिकल पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बेसिकली, ठीक है जी। तो हमसे पूछा यही गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया कहां से आया था, किसने दिया था, तो वो कैबिनेट मिशन प्लान है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बेसिकली, ठीक है। आपने ऑप्शन भी ध्यान में रखने हैं। अच्छा, कैबिनेट मिशन प्लान के कौन कौन से 3 मेंबर थे बच्चे बताएंगे जरा। एक था स्टैफर्ड क्रिप्स, एक था एवी अलेक्जेंडर और तीसरा था पैथिक लॉरेंस। ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं, ध्यान दिया करो इन चीजों पे, ठीक है ना। तीनों मेंबर्स के नाम ध्यान में रखने हैं आप लोगों ने। कौन कौन था, एक तो था पैथिक लॉरेंस, एक था एवी अलेक्जेंडर और एक था स्टैफर्ड क्रिप्स बेसिकली। ये क्रिप्स वही है जो 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत लेकर आया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही भारत की संविधान सभा को चुना गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो भाई, Which of the following is not the feature of the Indian Constitution? कौन सा इनमें से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये नोट को जरूर देखा करो। सबसे पहले कहा गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर फेडरलिज्म, फिर सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट और फिर है जुडिशियल रिव्यू। एक एक ऑप्शन को देख के चलते हैं तो आप लोगों को पता लगेगा चीजों के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये बताओ कि क्या हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जी बिल्कुल है, क्योंकि हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया था। तो यस, वी हैव अ प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। सेकंड देखो, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, कि जहां पर पावर का डिवीजन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हाँ जी, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का डिवीजन है? तो बिल्कुल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा है, फेडरलिज्म भी है। अब देखते हैं सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि जहां पर जो पार्लियामेंट है वो सबसे सुप्रीम होता है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी सुप्रीम होता है। तो देखिए ऐसा हमारे देश में नहीं है, और ये बात आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जहां पर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर कभी भी पार्लियामेंट या वहां की सरकार सुप्रीम नहीं होगी, वहां पर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होगा। पार्लियामेंट सोवरेन तब होती है अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली, क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है बैठकर, जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे यहां नहीं है बेसिकली। और जुडिशियल रिव्यू हम जानते ही हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह दिया गया है, स्पेशली आर्टिकल 13 में भी दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ये है बच्चों, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, ये फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्लियर है भाई? चलो शाबाश। नेक्स्ट देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारत का संविधान कैसा है? क्या वो बहुत रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, या वो पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है? देखिए सबसे पहले तो किस बेस पर कहा जा रहा है रिजिड या फ्लेक्सिबल, तो ये बात हो रही है अमेंडमेंट के बेसिस पर। किसी संविधान को रिजिड तब कहा जाता है जब उसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल हो, और किसी संविधान को फ्लेक्सिबल तब कहा जाता है जब उसमें अमेंडमेंट करना आसान हो बेसिकली।
अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस तो ऐसे हैं जिनको अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 368 के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस दिए गए हैं, अमेंडमेंट के, कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे हो सकती है। अब इसके अंदर जो मेथड दिया गया है, जो प्रोसीजर दिया गया है, वो बात करता है स्पेशल मेजोरिटी की। वो बात करता है स्पेशल मेजोरिटी की, कि यानी आपको लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों हाउस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करना होता है। व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबर्स। दिस इज स्पेशल मेजोरिटी। अब अगर इस प्रोसीजर से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो ये कहा जा सकता है कि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज ये प्रोसीजर इतना आसान नहीं अचीव करना। एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूं, एक अमेंडमेंट और भी होती है जो इससे भी टफ होती है। वो कौन सी अमेंडमेंट है? देखिए, जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फेडरल फीचर में अमेंडमेंट होनी है, फेडरल फीचर का मतलब होगा जहां पर भी कहीं पर स्टेट की पावर को कम या ज्यादा किया जा रहा है, कम किया जा रहा है बेसिकली। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे मानिए, हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर मान लीजिए सेंटर की सरकार को स्टेट लिस्ट में से कोई सब्जेक्ट निकाल कर और सेंटर की लिस्ट में ऐड करना है, यूनियन लिस्ट में ऐड करना है, तो इस अमेंडमेंट को कहा जाएगा कि यह भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट हो रही है। और अगर कभी भारत को फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर अमेंडमेंट करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है, देखेंगे जरा। तो सबसे पहले तो लोकसभा प्लस राज्यसभा में आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको मोर देन 50% ऑफ द स्टेट से ना, स्टेट लेजिस्लेचर से भी उसको पास करवाना पड़ेगा, लेकिन बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, ये एक चीज समझ लीजिए भाई ध्यान से। दोबारा बता रहा हूं मैं, अगर कभी भारत के किसी फेडरल फीचर में अमेंडमेंट करनी होगी, फेडरल फीचर का मतलब होगा जहां पर स्टेट की पावर को कम किया जा रहा होगा, तो उस केस में जो अमेंडमेंट होगी वो ऐसे होगी। कैसे? पहले लोकसभा में पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल, फिर राज्यसभा में पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल, फिर देश की सभी विधानसभाओं के पास वो बिल जाएगा। जितनी भी देश में संविधान सभा है उनकी 50% से ज्यादा ने अगर उसको पास कर दिया बाय सिंपल मेजोरिटी, तब वो बिल पास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। ये बात समझ में आई है? अब देखो, लेकिन इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों फ्लेक्सिबल भी है। कैसे? अब देखो, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिनके अंदर पार्लियामेंट के पास स्टेट्स को लेकर कुछ भी अमेंडमेंट करने की पावर है। जैसे आर्टिकल 3 के अंदर हम किसी स्टेट के से दूसरा स्टेट अलग कर सकते हैं, जैसे भी जम्मू कश्मीर में से लद्दाख अलग कर दिया था, पहले यूपी में से उत्तराखंड अलग कर दिया, या स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य करने से, मतलब आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 को सरकार अगर फॉलो करती है और कोई बिल पास करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट होती है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में क्या होती है? अमेंडमेंट होती है। लेकिन उसको अमेंडमेंट काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं काउंट किया जाता? बिकॉज ऐसा आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। और एक और मेन बात है, क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कौन सी मेजोरिटी यूज होती है? सिंपल मेजोरिटी। कौन सी मेजोरिटी यूज होती है? सिंपल मेजोरिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। क्यों भाई? सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करके भी अमेंडमेंट हो सकती है। आप देख रहे हो ना इस चीज को। और साथ साथ रिजिड भी है। रिजिड क्यों है? या तो इस प्रोसीजर को फॉलो करो, अगर फेडरल अमेंडमेंट है तो इसको फॉलो करो। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। यानी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको अमेंड करना बहुत टफ है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको इजीली अमेंड किया जा सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। पॉलिटी की स्टार्टिंग में हम इसको पढ़ते हैं हमेशा। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, संविधान के बारे में कुछ बताया गया है। एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ए गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसको तो पहले ही काट दो, ऐसे ऐसे ऑप्शन तो देखते ही कट जाते हैं बेसिकली। ठीक है, अब और देखो आप, इसमें से तो आंसर इजी हो रहा है। क्या ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा? नो, तो ये भी ऑप्शन कट गया। क्या रिटन है? यस। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे? तो यस। At least 50% of the constitutional provisions are based on Government of India Act 1935। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? 2 और 3, सी आंसर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए, जिसमें कंसेप्ट आते हैं वो थोड़ा देखने वाली चीज होती है। देखिए जी, अब फिर से देखो, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। हाँ जी, इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए हैं भाई? बताओ शाबाश। इमरजेंसी प्रोविजन लिए कहां से? जर्मनी से। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हैं? यूएसए से। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया? यूके से।
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। तो ये इसका आंसर हो गया बेसिकली। आंसर इसमें आप लोग मैच कर ही सकते हो। एक और भी चीज देख लिया करो ना, जैसे ही हमें पता लग गया एक ऑप्शन की इमरजेंसी प्रोविजंस का जर्मनी है, यानी ए का 4 है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। अब बचती है ये दो ऑप्शंस, इनमें आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि कौन सा आंसर बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग के आंसर्स आप लोग मैच कर सकते हो आराम से। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आगे। Which one of the following statement reflects the republic character of the Indian democracy? देखिए रिपब्लिक कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है अच्छे से कि रिपब्लिक कब किसी देश को कहा जाता है। देखिए किसी भी देश को रिपब्लिक तब कहा जाता है जब उस देश का हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? इलेक्टेड होता है। अब वो इलेक्टेड चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, दैट डजंट मैटर, बट हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड। अब हमारे देश में जो हम हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो मतलब हम राष्ट्रपति की बात कर रहे होते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारा प्रेसिडेंट है, हाँ जी, वो कैसे इलेक्ट होता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो कैसे इलेक्ट होता है? इनडायरेक्टली बेसिकली, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि रिपब्लिक कैरेक्टर कौन सा दिखाता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ये नहीं दिखाएगा कंप्लीटली, हालांकि एक फीचर होता है ये भी, बट कंप्लीटली नहीं होता। सेकंड है नो स्टेट रिलीजन, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू लोकल इंस्टीट्यूशन, इसका रिपब्लिक कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। आंसर ये रहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट बेसिकली, ठीक है। तो उसी देश को क्या कहा जाएगा? रिपब्लिक देश कहा जाता है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, Which of the following articles of Indian Constitution empowers the governor to issue ordinance during recess of the state legislature? अब देखो ध्यान से समझेंगे, हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है और गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा ऑर्डिनेंस का? 123, बहुत बढ़िया। 123। और गवर्नर का कौन सा है? 213, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तो गवर्नर का कौन सा आर्टिकल होता है बेसिकली ऑर्डिनेंस बनाने का? 213। तो आंसर ये रहा। अच्छा ये बताओ चलो कि ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब कोई एक हाउस सेशन में ना हो या दोनों हाउस सेशन में ना हो, ठीक है। ऐसे ही स्टेट में भी है, जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो तब गवर्नर क्या ला सकता है? बेसिकली ऑर्डिनेंस ला सकता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस लाने का तरीका क्या होता है कि सीधा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जाके बिल साइन करवाएगा और ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा बेसिकली। सेम स्टेट में होता है, ठीक है। स्टेट का मंत्री गवर्नर के पास जाएगा, साइन करवाएगा और वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। इसकी टाइमिंग को लेकर पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया ही है कि ये कब तक वैलिड रहता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, वो इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। लेकिन अगर हम इसके नॉर्मल टेन्योर की बात करें तो ये होता है 6 वीक्स टिल रीअसेंबली। 6 वीक्स टिल रीअसेंबली, वो इसका नॉर्मल टेन्योर होता है बेसिकली बच्चों, ठीक है। चलो इसका आंसर पता लग गया, ठीक है। 214 हाई कोर्ट के बारे में बात होती है। 210 रिलेटेड है बेसिकली लेजिस्लेचर की भाषा को लेकर की कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी। और 211 आर्टिकल है, ये भी बेसिकली डिस्कशंस के बारे में बात करता है। तो ये एक्स्ट्रा आर्टिकल्स हैं, थोड़ा सा आप इनको भी देख लिया करो वीडियो के अंदर कि क्या क्या बारे में बात हो रही है इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Which of the following articles of Indian Constitution vests the executive power of the Union in the President? तो executive power की बात हो रही है, हाँ जी, कौन सा आर्टिकल है? 53। चलो देख लेते हैं। आर्टिकल 51 ये हम जानते ही हैं कि ये डीपीएसपी का पार्ट है बेसिकली, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल पीस के बारे में बात होती है। आर्टिकल 52 ये ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है कि भारत के अंदर हमेशा देयर शैल बी एन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 53 ये वो आर्टिकल है जो बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है सेंटर की यानी यूनियन की, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और आर्टिकल 54, हाँ जी, इसमें किस बारे में बात होती है? हाँ, इसमें बात होती है इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में या इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है बेसिकली ये आर्टिकल, ठीक है जी। तो ये 4 आर्टिकल रिवाइज हो गए, तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी, दैट इज आर्टिकल 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा देखेंगे ध्यान से, 4 अच्छे आर्टिकल रिवाइज हो जाएंगे आपके। देखो भाई, हाँ जी, आर्टिकल 54 में अभी पढ़ के हटे हम लोग, किस बारे में बात होती है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये यहीं से स्टार्ट हो गया। आर्टिकल 75 इसमें किस बारे में बात होती है? अपॉइंटमेंट ऑफ नहीं पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली, ठीक है ना। और उसके बाद आर्टिकल 155 बताओ बताओ, और आर्टिकल 164 नहीं पता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर के बारे में यहां बात होती है और अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहां बात होती है। तो ये 4 ऑप्शन मेरे ख्याल होगा एक ऑप्शन इसमें ऐसा, हाँ ये 1 2 3 4, ठीक है, यही आंसर है इसका बेसिकली, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात यहां नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऐसे 4 के आर्टिकल रिवाइज हो जाते हैं, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन? हाँ जी, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए शेड्यूल कौन सा है? कौन सा शेड्यूल है? कौन सा शेड्यूल है बताओ, शाबाश। हाँ बिल्कुल सही है, 10th शेड्यूल ही तो है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। एडीएल के बारे में कौन सा शेड्यूल बात करता है?
10th शेड्यूल। 8th में किस बारे में बात होती है? लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर, बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिवीजन है। और 6th शेड्यूल में हाँ स्पेशल प्रोविजंस फॉर AMTM बेसिकली, ठीक है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके बारे में, उनके शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं उनके बारे में बात होती है इसमें, ठीक है। तो 4 ये शेड्यूल्स भी अच्छे होते हैं टॉपिक, FCAT में क्वेश्चन मिलते हैं इनसे। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर से अमेंडमेंट के बारे में बात होगी। देखो जरा, ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड एट ए जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेज। क्या जॉइंट सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होता है? सेकंड देखो, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर आर्टिकल 368, कि अगर कभी पार्लियामेंट ने बेसिकली आर्टिकल 368 के बेसिस पर कोई बिल पास करके भेजा है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तो क्या वो राष्ट्रपति के लिए मतलब मजबूरी हो जाती है कि उसको सिग्नेचर करने ही करने, असेंट देनी है, या उसके पास वीटो पावर होती है उस केस में भी, वो बात हो रही है। थर्ड देखो, टू अमेंड 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी पढ़ के हटे हम डिवीजन ऑफ पावर का, रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज इसेंशियल। ये मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में समझाया था आप लोगों को, ठीक है। फोर्थ देखो, ए प्रपोजल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ पीपल। क्या ये प्रोविजन सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि संविधान में अमेंडमेंट होगी? अब एक एक ऑप्शन ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड एट ए जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब हमें पता है कि जॉइंट सीटिंग का हाँ जी आर्टिकल कौन सा होता है? 108, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें यह भी तो पता है कि जॉइंट सीटिंग किस किस बिल के लिए बुलाया जा सकता है। जैसे 4 तरीके के बिल होते हैं हमारे पास, एक है मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब सबसे पहले मनी बिल की बात करो। क्या मनी बिल राज्यसभा में पास करना जरूरी होता है? नहीं, मनी बिल सिर्फ कहां पास होता है? लोकसभा में। सेकंड बिल की, अब देखो, अगर मनी बिल राज्यसभा में जा ही नहीं रहा तो क्या डेडलॉक बनेगा? यहां पे बात हो रही है ना डेडलॉक की, तो क्या डेडलॉक बनेगा? बनेगा ही नहीं, तो मनी बिल में तो नहीं होगा। क्या उसके लिए बिल होगा? आप ये देखो, जो हमारा ऑर्डिनरी बिल होता है वो दोनों हाउस में पास होता है, तो उसमें डेडलॉक क्रिएट हो सकता है। और फाइनेंस बिल होता है वो भी दोनों हाउस में पास होता है, तो उसमें भी डेडलॉक क्रिएट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो भी दोनों हाउस में पास हो सकता है और उसमें भी डेडलॉक क्रिएट हो सकता है। लेकिन एक प्रोविजन ये कहा गया है कि जॉइंट सिटिंग सिर्फ 2 ही तरह के बिल के लिए बुलाई जा सकती है, और वो है ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। और यहां हम किस बिल के बारे में बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो उस केस में जॉइंट सिटिंग का ही प्रोविजन नहीं है, तो वहां पर बिल तो कैसे ही पास होगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट। जी हां, बिल्कुल, ये प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी कर दिया गया था कि अगर कोई बिल लोकसभा राज्यसभा में दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होकर आएगा तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर अपनी असेंट देनी ही होगी। आर्टिकल 111 में जहां हम लोग वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, तो उसमें मैंने आपको यह पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में कोई वीटो पावर नहीं होती है। क्लियर है? बाकी 3 वीटो होती हैं बाकी बिल्स के केस में। कौन कौन सी वीटो है? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है, 3 वीटो होती है। थर्ड ऑप्शन देखो, ये मैंने अभी बताया था आपको, ये बिल्कुल ठीक है कि अगर 7th शेड्यूल, अब देखो 7th शेड्यूल मतलब कि ये सेंटर और स्टेट के डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहा है। अगर इनमें से कहीं अमेंडमेंट करनी है मान लीजिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले लोकसभा में बिल पास होगा या पहले राज्यसभा में भी हो सकता है, मतलब पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होगा और फिर वो बिल जाएगा 30 विधानसभा के पास। इस समय भारत में मौजूदा 30 विधानसभा है, 28 स्टेट की और 2 यूटी की, दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का प्रावधान है बट अभी वहां चुनी नहीं गई है। तो 30 विधानसभा के पास ये बिल जाएगा। 30 में से अगर 50% मतलब 15 विधानसभा ने उस बिल को पास कर दिया अपनी विधानसभा में सिंपल मेजोरिटी से, तब इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है बेसिकली। क्लियर होगी बात? तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। और ये है कि सिर्फ ये क्या कहता है कि अमेंडमेंट का प्रपोजल सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। अमेंडमेंट का जो बिल है वो राज्यसभा में प्रपोज किया जा सकता है और लोकसभा में भी प्रपोज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए जी, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 और 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CDS वगैरह में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स। कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1949 को, तो इनमें से कौन कौन सी टर्म्स नहीं थी? हाँ जी, सोशलिस्ट था, सेकुलर था, इंटीग्रिटी था,
सिर्फ एक वर्ड था तब, कौन सा? रिपब्लिक। ये जो तीनों वर्ड हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, हाँ जी, कब ऐड किए गए थे? हाँ, बहुत बढ़िया, ये ऐड हुए थे बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये तब ऐड किए गए थे। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, कि इनमें से ये तीनों शब्द नहीं थे बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, Who among the following was not a member of drafting committee of the Constitution of India? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने पूरा संविधान आपका तैयार किया था, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसमें एक मेंबर के.एम. मुंशी भी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। क्या गांधी जी पार्ट थे? गांधी जी तो संविधान सभा का ही पार्ट नहीं थे बच्चों। क्लियर होगी बात? गांधी जी तो संविधान सभा का ही पार्ट नहीं थे, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी का पार्ट भी कहां से होते हैं बेसिकली? तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, ठीक है ना, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर से संविधान सभा से क्वेश्चन है। द रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम 4 कम्युनिटीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा देखिए, द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या ये था? द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389। और फोर्थ ऑप्शन है, द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर बी आर अंबेडकर कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। देखो, छोटी सी चीज दी हुई है, ध्यान से देखने वाली बात होती है। पूछा यह जा रहा है कि कौन सी करेक्ट है। हाँ जी, क्या रिप्रेजेंटेटिव 4 कम्युनिटी से थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन? नहीं, रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे डिवाइड किया गया था? मुस्लिम्स, सिख और जनरल। मुस्लिम, सिख और जनरल, मतलब बेसिकली 3 कम्युनिटीज के अंदर इनको डिवाइड किया गया था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो ध्यान रखना, यूनियन का जितना भी काम था ना, वो सारे का सारा किसके पास था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था बेसिकली। ठीक है, और प्रोविंसेस का जितना भी काम था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389। हाँ जी, कैसा ही था? बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है 389 टोटल थे, जिसमें से 296 कहां से आने थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और 93 कहां से आने थे? प्रिंसली स्टेट से। ठीक है ना, तो 389 टोटल थे बेसिकली। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है। द ड्राफ्टिंग कमेटी, मैंने अभी बताया था कि इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 7, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो आंसर क्या हो गया इसका? ओनली 3। ठीक है जी, तो एक ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखो, Which one among the following is not the characteristic in the federal system? तो फेडरल सिस्टम यानी सेंटर और स्टेट के बारे में बात करेगा। देखते हैं कौन सा फीचर नहीं है। क्या पूछा गया? हाँ, नोट पूछा गया, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, नोट द कैरेक्टरिस्टिक। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो, फेडरल फीचर की यही तो पहचान होती है कि 2 अलग अलग तरीके की सरकार होती है वहां पर, एक सेंटर की होगी तो एक स्टेट की होगी बेसिकली, तो ये ऑप्शन तो होगा। सेकंड देखो, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल, देखो, दुनिया में सबसे पहले जो रिटन संविधान तैयार किया था ना, वो यूएसए ने तैयार किया था, और यूएसए जो है वो एक प्योर फेडरेशन है। प्योर फेडरेशन का मतलब होता है जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स क्लियरली डिफाइंड होती है और इक्वली डिवाइडेड होती है। तो यूएसए का वो संविधान था, समझ के बाद। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना एक फेडरल देश के लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज पावर्स किसके पास कौन सी है, ये रिटन होनी चाहिए ना, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर भी होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, क्लियरली पावर्स का डिवीजन होता है कि लेजिस्लेचर की क्या पावर होगी, एग्जीक्यूटिव की क्या पावर होगी और जुडिशरी की क्या पावर होगी बेसिकली। ठीक है, तो आंसर तो इस क्वेश्चन का यही होगा। फिर देखो, ए सुप्रीम कोर्ट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस प्रोविजंस। जी बिल्कुल, तो एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है हमारे देश के अंदर भी, जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो वो सारे के सारे जो केसेस है वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे, और उनकी सुनवाई कहीं पर नहीं होती है बेसिकली। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी। तो ये थे बच्चों आज की क्लास के 15 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, और अब हमने 8 वीडियोस कर ली हैं इसके ऊपर, इंडियन पॉलिटी के ऊपर। तो काफी क्वेश्चंस आप लोगों की रिवाइज हो गए हैं। अभी मैं कुछ वीडियोस और बनाऊंगा इंडियन पॉलिटी की, तो एक बार अपने एफकेट के एग्जाम से पहले, या आईबी का जो एग्जाम आ रहा है, सीडीएस का एग्जाम आ रहा है, उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जाइए, फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोज को देखिए और एक अच्छी तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी के साथ पेपर दीजिए, आपका पेपर जरूर पास होगा। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।